आइए शुरू करते हैं हमारे केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में, जिसका नाम है ओर्स एंड अलॉयज़, यानी कि अयस्क और मिश्र धातु। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पर चर्चा करते हैं और जो आपके रेलवे, एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। हमारी इस सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप अपने सिलेक्शन चांसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, जो कि इस चैनल पर अवेलेबल है। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले हम ओर्स और अलॉय से संबंधित एक इंट्रोडक्शन देंगे, फिर टॉपिक वाइज डिटेल्ड और कंसेप्चुअल एनालिसिस करेंगे और अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए आपकी प्रिपरेशन को 100% कवर करेंगे। तो साथियों, बिना समय गवाएं तो चलिए शुरू करते हैं ओर्स एंड अलॉयज़। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ओर्स होते क्या हैं, यानी कि अयस्क क्या होते हैं। अयस्क वे मिनरल होते हैं जो कि धातु को आर्थिक रूप से निकाला जाता है, जिनसे मेटल्स को इकोनॉमिकली रूप से निकाला जाता है। अयस्क प्रकृति में रॉक्स की फॉर्म में होते हैं, यानी चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें धातुओं के यौगिक यानी जो मेटल के कंपाउंड है या फ्री मेटल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हेमेटाइट, जो कि है होता है Fe2O3 ये लोहा से प्राप्त किया जाता है। बात करें अलॉयज़ की, यानी मिश्र धातु की, तो अलॉयज़ मिश्र धातुओं के दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं, जिनके मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं, जिसमें कम से कम एक मेटल होती है। ठीक है। मिश्र धातु बनाने से धातु की विशेषताएं बेहतर होती है, जैसे कि उसकी हार्डनेस, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पीतल, यानी कि ब्रास, जो ब्रास होता है यानी पीतल जो होता है, उसकी जो मिश्र धातु है कौन कौन सी धातु से मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक। ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन हर एक टॉपिक को समझते हैं। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, गाइस, रेलवे और एसएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं, तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम पर्सपेक्ट से ही उन टॉपिक्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं धातुओं का अयस्कों से निष्कर्षण। मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं, यानी मेटल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। हर धातु को उसके विशिष्ट खनिज यानी एक स्पेसिफाइड मिनरल होता है या फिर एक अयस्क होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। नीचे हम कुछ जो धातुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर उनके जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो भी दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के बारे में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्टिविटी में कि यह एक तरीके से नेटिव स्टेट में होता है। ठीक है। यानी कि यह नेचर में शुद्ध रूप से मिलता है, यानी प्योर फॉर्म होती है इसकी। स्वदेशी सोना चट्टानों या नदियों की रेत में छोटे छोटे कणों के रूप में मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है AU। क्या होता है? AU। इसमें केवल सोना होता है, इसलिए इसे प्योर धातु माना जाता है। क्या? एकदम प्योर होती है, प्रकृति में ये बिल्कुल प्योर होता है। यह ज्वेलरी और कॉइन्स के रूप में उपयोग किया जाता है। बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का जो खनिज होता है तो वो होता है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट यह चांदी का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है। अर्जेंटाइट जो है ये चांदी का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। इसे गैलेना नामक अयस्क में भी पाया जाता है। ठीक है। ये जो अयस्क है, ठीक है, इसे गैलेना नामक अयस्क में भी पाया जाता है। कौन? अर्जेंटाइट। ठीक। अब इसके सूत्र की बात करें तो ये होता है फॉर्मूला केमिकल रिएक्शन किसका? केमिकल फॉर्मूला चांदी का Ag2S। ठीक। यानी कि सल्फर, इसमें सल्फाइड कंपाउंड होते हैं। चांदी का एक सल्फाइड कंपाउंड होता है। इसे गर्म करके चांदी अलग की जाती है। किसको? सल्फाइड कंपाउंड को। चांदी के सल्फाइड कंपाउंड को अलग करके चांदी को अलग कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर कॉपर जो है ये, इसके दो तरीके से खनिज होते हैं। कौन से? इसके दो खनिज होते हैं, एक तो होता है मालाकीट और एक होता है एजुराइट। मालाकीट की बात करें तो यह तांबे का ग्रीन कलर का मिनरल होता है। कौन सा? ग्रीन मिनरल, जिसमें कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है। कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम। अच्छा, इसका सूत्र की बात करें केमिकल फार्मूला की, तो Cu2CO3 का CO3
OH का होल ट्वाइस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये मौजूद होते हैं किसमें, मालाकीट में, जो कि कॉपर का एक मिनरल है। बात करें नेक्स्ट मिनरल की, कॉपर के ही, वो होता है एजुराइट। एजुराइट यह ब्लू कलर का एक मिनरल है। कौन सा कलर का, ब्लू कलर का, ठीक है। इसमें तांबे का कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों मौजूद होते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर एक और खनिज आता है इसमें, कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट भी किसका है, तांबे का ही खनिज है, ठीक है। यह है तांबे और लोहे का, ये कॉपर का और लोहे का सल्फाइड यौगिक है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप, इसका जो फॉर्मूला होता है वो CuFeS2। तो यह कॉपर और लोहे का सल्फाइड होता है। कौन, जो कॉपर का जो खनिज है, कौन, कैल्कोपाइराइट। अब इसका जो अगर हम बात करें उपयोग की, तो तांबे का उपयोग बिजली के तार, बर्तन और सिक्के बनाने में होता है। इसके खनिजों को गर्म करके और रसायन मिला करके कॉपर को अलग किया जा सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बात करें मरकरी की, तो मरकरी का खनिज होता है सिनेबार। सिनेबार यह पारे का मुख्य खनिज है। इसका रंग रेड कलर का होता है, यह रेड कलर का होता है। फॉर्मूला की बात करें तो यह HgS, ठीक है। यह भी एक तरीके से पारे का सल्फाइड है, पारे का सल्फाइड है, ठीक। इसे गर्म करने पर पारा गैस में बदल जाता है और फिर ठंडा करके लिक्विड मरकरी प्राप्त कर सकते हैं इसको ठीक है। HgS को एक तरीके से पारे का सल्फाइड होता है ये, और इसे हम अगर हम बात करें तो यह गर्म करके पारा जो है वो गैस में बदल जाता है, और जब उसे हम वापस ठंडा करते हैं तो ये लिक्विड मरकरी में हमें मिल जाता है, ठीक है। यूज़ आपका पता ही होगा कि थर्मामीटर में, दवाइयों में और बैटरियों में इसका यूज़ होता है। बात करें लोहा यानी आयरन की, तो आयरन के अगर खनिज की बात करें तो यह, इसके 3 खनिज होते हैं मुख्यतः, कौन कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और पाइराइट। हेमेटाइट की बात करें तो यह लोहे का निकालने का प्रमुख अयस्क है। कौन, हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे निकालने का प्रमुख अयस्क है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक। मैग्नेटाइट की बात करें तो यह, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, किसमें, मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो Fe3O4 होता है। पाइराइट की बात करें, पाइराइट की, तो पाइराइट में यह एक तरीके से मूर्खों का सोना कहते हैं इसे, क्या, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। इसे हम फूल्स गोल्ड यानी क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड, ठीक, क्योंकि यह सोने जैसा दिखता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeS2। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फूल्स गोल्ड का फॉर्मूला क्या है, तो वो होता है FeS2। जो इसका उपयोग है वो कंस्ट्रक्शन, टूल्स और स्टील बनाने में किया जाता है। निष्कर्षण की प्रक्रिया वही फर्नेस में गर्म करके लोहे को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है टिन। टिन जो है, टिन, इसका जो मुख्यतः खनिज की बात करें तो इसका खनिज होता है कैसिटेराइट। कैसिटेराइट यह टिन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट मिनरल है। यह आमतौर पर रॉक्स में पाया जाता है, किसमें, चट्टानों में। अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो SnO2, SnO2 यानी कि यह टिन टिन का ऑक्साइड यौगिक है। क्या, ऑक्साइड यौगिक है, टिन का ऑक्साइड यौगिक है, ऑक्साइड कंपाउंड है। इसे फर्नेस में, किसमें, फर्नेस में गर्म करके कार्बन के साथ गर्म करने पर टिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। किसको, कैसिटेराइट को। अगर उपयोग की बात करें तो टिन का यूज़ टिन की प्लेटें, डिब्बे और मिश्र धातु यानी कि जैसे कांसा यानी कि ब्रोंज बनाने में किया जाता है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट, सीसा यानी कि लेड। लेड की बात करें तो इस, यह शीशे का प्रमुख खनिज कौन सा है इसका, लेड का, ये होता है गैलेना। गैलेना शीशे का प्रमुख खनिज है। इसका रंग चमकदार धूसर रंग का होता है, यानी कि शाइनी ग्रे होता है, शाइनी शाइनी ग्रे, शाइनी ग्रे होता है, ठीक। अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला इसका PbS होता है। यह शीशे का सल्फाइड होता है, किसका, शीशे का सल्फाइड होता है, ठीक। सल्फाइड कंपाउंड होता है शीशे का। अगर हम बात करें इसे गर्म करके और ऑक्सीजन मिला करके इसमें से शीशा अलग किया जा सकता है। इसको अगर गर्म करें और ऑक्सीजन मिलाएं तो इसे, इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब PbS जो है ये गैलेना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि गैलेना जो है वो
लेड का सल्फाइड कंपाउंड होता है। ठीक, ऐसे ही ये टिन ऑक्साइड कैसिटराइट जो है वो टिन ऑक्साइड होता है, यानी कि टिन का ऑक्साइड यौगिक होता है, ऑक्साइड कंपाउंड होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अयस्क का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अयस्क का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर वह प्रोसेस है जिसमें अयस्क से मिट्टी, रेत और अन्य जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अलग किया जाता है, उनको हटाया जाता है ताकि उसमें मेटल की मात्रा को बढ़ाया जा सके। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्च क्रियाशील वाले धातु यानी मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। यह वे धातुएं होती हैं जो रसायन के साथ यानी किसी भी केमिकल के साथ जल्दी से रिएक्शन करती हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ये एक ऐसी धातुएं हैं जो जल्दी से केमिकल के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, यानी इनकी ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर प्रोसेस की बात करें तो अयस्क को पिघला करके विद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक है, विद्युत अपघटन के द्वारा इसे अलग अ, अलग किया जा सकता है इन धातुओं को। ठीक है, तो अयस्क को कैसे पिघलाएंगे, बात करते हैं अयस्क को पिघलाने की। ठीक है, अयस्क को पिघलाने की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अयस्क को इतनी गर्मी दी जाती है कि वह पिघल जाए। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम का अयस्क, किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसको अगर पिघलाने के लिए बिजली से भट्टी यानी कि जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, कौन सी, विद्युत अपघटन प्रोसेस होती है। पिघले हुए अयस्क में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है एनोड जो कि होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, और एक होता है कैथोड जो कि होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ ऑक्सीजन इकट्ठा होती है, ठीक, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर यहाँ धातु जो है यानी कि धातु वो इकट्ठा होती है। तो इस प्रक्रिया में धातु और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। हमें जो प्राप्त धातु होती है वो बिल्कुल शुद्ध धातु होती है ना। इस प्रक्रिया में प्योर मेटल प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने देखा कि एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट से निकाला जाता है, बिल्कुल एल्यूमिनियम शुद्ध धातु प्राप्त होती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। और ये हमने एक केमिकल जो रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव जो केमिकल है उसमें भी देखा था, उस टेबल में भी, कि एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किससे, बॉक्साइट से। बात करते हैं अगला, अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो है इसे सोडियम क्लोराइड के पिघले रूप से भी निकाला जाता है। किससे, सोडियम क्लोराइड के पिघले रूप से। इसमें भी एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर बताया था कि इसमें दो एनोड और कैथोड। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से, एनोड और कैथोड। एनोड पर तो होता है ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से, तो इन दो इलेक्ट्रोड पर, जिसमें एनोड पर तो होती है ऑक्सीजन इकट्ठा और कैथोड पर होती है मेटल इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस को और अच्छे समझें तो ये क्या कहना चाह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस की, जैसे पानी में जो विद्युत धारा प्रवाहित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग की जाती है, वैसे ही अयस्क में भी धातु को अलग किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से। इसके जो चरण हैं, केवल दो ही चरण हैं, एक तो पिघलना, यानी पहले तो अयस्क को पिघला करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, और फिर इसमें करंट प्रवाहित की जाती है, इसमें बिजली प्रवाहित कर करके धातु और अन्य तत्व अलग किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मध्यम क्रियाशीलता वाले धातु यानी कि मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। गाइज, आपने जो, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में जिस टेबल की चर्चा की थी, यानी कि कौन से मेटल, मतलब कौन कौन सी धातुएं वो हाईली रिएक्टिव हैं, तो उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि वो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो अभिक्रियाशीलता का जो ऑर्डर है वही बार बार यहाँ पर यूज़ हो रहा है। चाहे आप एक्सट्रैक्शन ले लीजिए, धातु की क्रियाशीलता की रिएक्शन ले लीजिए, धातु की रिएक्शंस ले लीजिए, उन सभी में उस टेबल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने उस टेबल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उसे एक बार वहाँ रेफ़र कर सकते हैं।
बात करते हैं मध्यम क्रियाशीलता धातुओं की, यानी मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी वाली जो वे मेटल्स होते हैं जो न तो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और न ही बहुत कम। ये धातुएं आसानी से ऑक्सीजन और अन्य कंपाउंड के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आयरन जिंक आयरन और लेड, ठीक है, आदि। जिंक आयरन और लेड एटसेट्रा, ये जो हैं ये मध्यम क्रियाशील वाली धातुएं होती हैं। अगर हम बात करें इनकी जो प्रक्रियाओं की, तो सबसे पहले आता है कार्बोनेट अयस्क। क्या? कार्बोनेट अयस्क। इसकी जो प्रक्रिया होती है वो होती है कैल्सिनेशन। मैं रब कर देता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो। तो कैल्सिनेशन एक इसकी प्रोसेस है किसकी? कार्बोनेट अयस्क की। इसको अति सीमित ऑक्सीजन में हीट किया जाता है। कितने? बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन में इसे हीट किया जाता है। इसमें अयस्क को अत्यधिक गर्म किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ZnCO3 यानी कि जिंक करके जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। तो हमने बात की थी अति सीमित यानी कि बिल्कुल लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करके हीट किया जाता है, जिससे कि हम जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं सल्फाइड ऑक्साइड की। अच्छा, जो प्राप्त धातु होती है इसमें, ये मध्यम क्रियाशीलता वाले धातुओं की रेस्पेक्ट में आती हैं। ठीक है, बात करते हैं सल्फेट अयस्क की। सल्फेट अयस्क या यूँ कहें सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड ओर्स, इनकी जो प्रक्रिया होती है इनकी जो प्रक्रिया होती है वो होती है रोस्टिंग के माध्यम से। इनमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन में हीट किया जाता है। इसमें अयस्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया सल्फाइड को ऑक्साइड में बदल देती है। सल्फाइड को ऑक्साइड में बदल देती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ZnS को, किसको? ZnS, ठीक है, ZnS यानी जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ZnO। ठीक, और साथ ही यह SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और ये जो प्राप्त धातु होती है इसकी, ये धातु का ऑक्साइड मिलता है इससे। हमने देखा धातु का क्या मिलता है? ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब बात करते हैं ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। ठीक है, एक प्रक्रिया की बात करते हैं। ये धातु के ऑक्साइड को कार्बन से रिडक्शन करवाते हैं। किसको? मेटल को कार्बन से रिडक्शन किया जाता है। और इसमें यूं कहें कि मेटल के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। मेटल के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, या फिर यूं कहें रिडक्शन टू मेटल। कार्बन ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग करके धातु को शुद्ध रूप में छोड़ देता है। जब हम गर्म करेंगे तो कार्बन ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग करके जो मेटल है उसको प्योर रूप में छोड़ देता है। एग्जाम्पल के तौर पर वही ZnO का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसको कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो जो जिंक है वो धातु हमें मिल जाएगी। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें शुद्धिकरण की, तो शुद्धिकरण के बारे में देखते हैं कि इसका जो अंतिम चरण होता है धातु का शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि यहाँ पर अंत में जो भी धातु हमें मिल रही है एक्सट्रैक्शन के थ्रू, उसे हम प्योरीफाई करते हैं। क्या करते हैं? प्योरीफाई। उदाहरण के तौर पर जिंक का इलेक्ट्रोलाइसिस से प्योरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं निम्न क्रियाशील वाली धातुएं। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके बारे में बात हो गई, मीडियम रिएक्टिविटी की बात हो गई। अब आते हैं लो रिएक्टिविटी वाली धातुएं। इस निम्न क्रियाशीलता वाली धातुएं यानी कि लो रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स वे होती हैं जो कि बहुत कम रासायनिक प्रतिक्रियाएं करती है। ये इजीली से नेचर में प्योर या फिर अपने कंपाउंड्स के रूप में पाई जाती है। नेचर में बिल्कुल प्योर या अपने जो कंपाउंड हैं यानी यौगिक है
उनके रूप में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया नेटिव स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि औरम यानी कि गोल्ड, सिल्वर, अर्जेंटाइट और कॉपर। ठीक है, ये एक तरीके से नेटिव स्टेट में होती है और कॉपर भी इसी में आती है। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील वाली धातुएं होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सल्फाइड अयस्क की, सल्फाइड अयस्क इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है रोस्टिंग के थ्रू। कौन सी क्या कहते हैं उसे प्रोसेस, इसकी जो प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। इसमें सल्फाइड अयस्क को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के साथ, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से सल्फाइड धातु में बदल जाती है। किसमें? सल्फाइड जो है वो सल्फाइड धातु में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो चांदी के अयस्क होते हैं, क्या? अर्जेंटाइट जो अयस्क होते हैं सल्फाइड, चांदी में जो अर्जेंटाइट सल्फाइड अयस्क होते हैं जो कि Ag2S से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Ag2S। अगर हम इसको, तो इसमें क्या है, रोस्टिंग प्रक्रिया के माध्यम से हम चांदी को अलग कर सकते हैं, चांदी को अलग कर सकते हैं। यानी कि रोस्टिंग प्रक्रिया में क्या पढ़ा था अभी हमने? ये पढ़ा था कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा लेते हैं और उसमें गर्म किया जाता है। ठीक है, तो Ag2S सल्फाइड अयस्क लिया। ठीक है, किसका? चांदी का सल्फाइड अयस्क, उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया तो हमें Ag के यानी कि चांदी के 2 परमाणु मिले और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गई। ठीक है, और फिर इसकी जो प्रक्रिया है प्राप्त धातु, वो हमें चांदी मिल जाती है। फिर जो प्राप्त धातु में जो अंतिम चरण होता है वो होता है शुद्धिकरण का, यानी रिफाइनिंग का। इसमें प्राप्त धातु को और अधिक शुद्ध बनाने के लिए इसका शुद्धिकरण किया जाता है। अगर हम बात करें इसके उपाय की, यानी कौन कौन से, जैसे कॉपर की, तो कॉपर की होती है इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। ठीक है, चांदी और सोना की बात करें तो इन्हें रासायनिक और भौतिक विधियों से शुद्ध किया जाता है। किसको? गोल्ड को, गोल्ड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और चांदी सिल्वर को एज से। तो चांदी और सोना की बात करें तो इन्हें केमिकल या फिजिकल जो विधि होती है इनकी, उससे शुद्ध किया जाता है। तो सोना का अगर बात करें, किसकी? गोल्ड की, गोल्ड की बात करें तो एक्वा रेजिया में घोलकर शुद्ध किया जाता है। किसका? किसको? एक्वा रेजिया में, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक तरीके से एक सॉल्यूशन होता है जिसमें घोल करके इसे शुद्ध किया जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया एक तरीके से कॉन्सनट्रेटेड मिक्सचर होता है। किसका? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो एक मॉलिक्यूल और जो नाइट्रिक एसिड है उसका 3 मॉलिक्यूल में मिश्रण होता है, यानी कि 1:3 के मिश्रण में, 1:3 में ये मिक्सचर होता है जिसे हम एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है गाइज, हम यहाँ पर जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसका एक एक वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है और यहीं से ही क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। मैं यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप और उनको शार्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको फुली कॉन्सेंट्रेट के साथ इस लेक्चर को देखना है और साथ ही अगर हो सके तो नोट्स भी, अपने हैंड रिटन नोट्स को यहाँ से तैयार कीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो हमने बात की थी कि सोने का जो शुद्धिकरण है वो एक्वारेजिया में घुल करके इसे शुद्ध किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं रिफाइनिंग की कुछ प्रोसेस कि कौन कौन सी इसकी अलग अलग प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं कि रिफाइनिंग यानी धातु का शुद्धिकरण एक ऐसी एक प्रक्रिया होती है, इसमें अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदला जाता है, यानी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। यह विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इनमें विद्युत अपघटन शुद्धिकरण यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सबसे प्रमुख है। सबसे प्रमुख है कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। तो यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन पर आधारित है, जहां मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में करंट को फ्लो किया जाता है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट है उसमें करंट को फ्लो किया जाता है। अगर अब बात करें इसके मेन फैक्टर्स की, तो इसमें एक कैथोड इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड इलेक्ट्रोड होती है और साथ ही इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूशन होता है किसका? मेटल का। तो अगर हम बात करें कैथोड इलेक्ट्रोड की, तो यह एक तरीके से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होती है। कौन? कैथोड। कैथोड एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, जहां पर मेटल यानी कि शुद्ध धातु का जमाव होता है।
बात करें एनोड की, तो एनोड एक तरीके से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। इसमें अशुद्ध धातु यानी कि जो इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योर मेटल होते हैं, इम्प्योर मेटल, वो इस पर जमा हो जाते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है, ठीक है। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें अशुद्ध धातु होती है जो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट की, तो यह धातु का लवण यानी कि सॉल्ट ऑफ मेटल, सॉल्ट ऑफ मेटल होता है, जो विलयन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर का शुद्धिकरण, तो कॉपर के शुद्धिकरण की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एनोड पर तो जो इम्प्योर तांबा हो जाता है, इम्प्योर इम्प्योर कॉपर, और कैथोड पर प्योर कॉपर होता है, ठीक है, प्योर कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या लेते हैं, CuSO4, क्या लेते हैं, CuSO4 का सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसकी जो प्रक्रिया है वो ये होती है कि एनोड से अशुद्ध तांबा घुलकर इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है, एनोड से जो है वो इम्प्योर तांबा घुल करके किस में चला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चल जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट से शुद्ध तांबा कैथोड पर जमा हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट से शुद्ध तांबा कैथोड पर जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। बात करते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो ये हम इस पर एक NaCl जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम एग्जाम परस्पेक्ट से। तो NaCl पर अगर हम विद्युत अपघटन करेंगे यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे, किस पर, NaCl पर, तो NaCl के पिघले रूप यानी मोल्टन NaCl पर जब करंट प्रोवाइड करने से सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। बात करें कैथोड की, तो कैथोड इसमें जो अभिक्रिया होती है वो होती है Na+, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं छोड़ने पर यहाँ Na+ आ जाएगा, मैंने कैथोड पर सोडियम धातु के रूप में जमा हो जाती है, ठीक। एनोड पर ऐसे ही एनोड इलेक्ट्रोड की बात करें तो एनोड इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होती है वो होती है 2Cl टेंस टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं धातु निष्कर्षण प्रक्रियाएं, मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। मेटल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस का उपयोग करके धातुओं को उनके अयस्कों से अलग किया जाता है। हम निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण जो भी प्रोसेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार, कि एल्यूमिनियम द्वारा MnO2 का निष्कर्षण, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक इसकी रिएक्शन दे रखी है, कैसे कैसे एल्यूमिनियम के माध्यम से हम मैंगनीज डाइऑक्साइड का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया धातु के निष्कर्षण के लिए उपयोगी होती है। ये कैसे काम करती है, अब बात करें एल्यूमिनियम की, किसकी, एल्यूमिनियम की। तो यह एक अधिक क्रियाशील धातु है जो मैंगनीज को विस्थापित कर देती है, ठीक है। इस विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें दो प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है Al2O3, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें होता है एक तो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक होता है मैंगनीज जो कि शुद्ध रूप में होता है, जो कि शुद्ध धातु के रूप में होता है, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि यह जो प्रोसेस है, कौन सी, ये वाली जो प्रोसेस हमने की, तो यह प्रक्रिया धातुओं के निष्कर्षण में उपयोगी है, जहां अधिक क्रियाशील धातु का उपयोग कम क्रियाशील धातु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील कौन सी है, वो है Al। तो यहाँ से हम कौन सी धातु प्राप्त कर रहे हैं, Al के थ्रू, या कर रहे हैं मैग्नीज जो कि बिल्कुल प्योर मेटल है। एक होती है थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रक्रिया। इस प्रक्रिया की जो रिएक्शन है जो आप देख रहे होंगे कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम जो कि हमें आयरन और Al2O3 देता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि Fe2O3 इसे हम एक तरीके से इसे एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया जाता है, किसको, Fe2O3 को, ठीक है।
एल्यूमिनियम लोहा को विस्थापित कर देता है। आप देख रहे होंगे जब हम इसको गर्म करेंगे एल्यूमिनियम के साथ तो यह लोहे को सेपरेट कर देता है और हीट का जो इवोल्यूशन करता है, यानी कि यह एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें अत्यधिक मात्रा में गर्मी निकलती है, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में गर्मी निकलती है। इसका जो प्रोडक्ट है वो फेरम यानी कि लोहा, पिघला हुआ रूप प्राप्त होता है लोहे का। और एल्यूमिना यानी कि Al2O3 एक उप उत्पाद के रूप में यानी कि सब प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। सब प्रोडक्ट के रूप में मिलता है क्या? Al2O3, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। एल्यूमिना, ठीक। अगर हम बात करें इसकी यूजेस की तो पिघले हुए लोहे का जो उपयोग है वो वेल्डिंग यानी ट्रैक को जोड़ने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उपयोग है किसका? इसके यूज़ का, ठीक है। इस वाले लोहे का जो यूज़ है, थर्माइट प्रोसेस है, ये हम रेलवे ट्रैक को जोड़ने में यूज़ करते हैं, यानी वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और भी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम एक अधिक क्रियाशील धातु होती है, ठीक है। और यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें ये एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मक्षेपी यानी ऊष्मा को तीव्र गर्मी से यानी हाईली हीट जो है वो एमिट करती है, ठीक है, उत्सर्जित करती है। हीट इवॉल्व होती है इसमें, ठीक। अब बात करते हैं धातु का संक्षारण यानी कि कोरोजन ऑफ मेटल। अगर हम बात करें धातु के संक्षारण की तो धातु का संक्षारण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें धातु बाहरी पर्यावरण जैसे कि हवा हवा पानी, है ना, नमी, किसी भी केमिकल इनके संपर्क में आकर के खराब हो जाती है। यह एक नेचुरल केमिकल प्रोसेस है, यानी कि एक स्वाभाविक रासायनिक प्रक्रिया होती है। कोरोजन धातु की सतह पर एक लेयर बनाता है। क्या बनाता है? अगर कोई मेटल है तो ये एक लेयर बनाएगा कोरोजन, जिससे कि उसकी जो चमक है और मजबूती है वो कम हो जाती है। धातुओं के कोरोजन और उसके प्रभाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आता है वो होता है लोहा। लोहा इसका जो अगर इसमें लोहे में कोरोजन हुआ तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? यह भूरा रंग का हो जाएगा। ये भूरा रंग का हो जाएगा, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। संक्षारण का जो कारण होता है वो यह होता है कि हवा में ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से यह भूरे रंग का हो जाता है और जंग लगना शुरू हो जाता है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। रस्टिंग को ही क्या बोलते हैं? जंग लगना। बात करें कॉपर की तो कॉपर का जो संक्षारण है यानी कि कोरोजन होता है, अगर कॉपर में कोरोजन होता है तो यह ग्रीन कलर की प्लेटिंग बनाता है, ठीक है। कॉपर पर ग्रीन कोटिंग की लेयर चढ़ाता है, ठीक है, लेयर बन जाती है कॉपर पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट। इसका जो कारण है वो यही होता है CO2। क्या होता है? CO2 और नमी। CO2 और नमी के, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के संपर्क में आने से कॉपर पर ग्रीन कोटिंग की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, जिसे हम कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक। बात करते हैं सिल्वर की तो सिल्वर में एक तरीके से यह ब्लैक कोटिंग की लेयर बनाता है। अगर सिल्वर में कोरोजन होता है तो उसका मतलब है कि सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग की लेयर बनती है, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। यह सिल्वर सल्फाइड के रूप में होती है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड ही होती है, ठीक है। इसका जो कारण है वो ये होता है कि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने से इस पर काला रंग चढ़ जाता है। किस पर? सिल्वर पर। अगर हम बात करें इनके रोकने के उपाय कि हमें कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं तो जैसे उनकी पॉलिशिंग करके, पेंटिंग करके धातुओं की सतह को सुरक्षित रखा जा सकता है। एक होती है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। कौन सी? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इसमें जो आयरन होता है ना, आयरन यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की। किससे? कोरोजन से बचाने के लिए। फिर एक होती है ऑयलिंग और ग्रीसिंग, यानी कि इन्हीं धातुओं को बचाने के लिए ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर दीजिए। ऑयलिंग और ग्रीसिंग के लिए एक तरीके से क्या करता है? ये नमी को दूर बनाए रखता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने के लिए। धातु पर किसी अन्य धातु की अगर परत चढ़ा देंगे तो वो भी कोरोजन से उसकी सुरक्षा कर सकती है, ठीक।
अब बात करते हैं अलॉइंग यानी कि मिश्र धातुकरण। मिश्र धातुकरण, मिश्र धातु यानी कि अलॉय दो या दो से अधिक धातुओं और कभी कभी कुछ नॉन मेटल्स का समरूप मिश्रण होता है। ठीक है, एकदम इक्विलिब्रियम मिश्रण हो सकता है। इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं, क्योंकि मिक्सचर में क्या कहते हैं, इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं, क्योंकि मिश्रण में जो मिक्सचर बना है, मिक्सचर में सभी जो कंपोनेंट है वो समान रूप से वितरित होते हैं, डिवाइड होते हैं। मिश्र धातु यानी अलॉय में विभिन्न धातुओं की विशेषताएं मिलकर एक नई धातु बनाती है जो एक या अधिक प्रॉपर्टीज में सुधार करती है। ठीक है, तो मिश्र धातु के फायदे क्या हैं? देखो, फायदे काफ़ी सारे हैं। मिश्र धातु के बनने से एक तो उसे स्ट्रेंथ मिलती है, यानी कि स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि मजबूती प्रदान होती है। मिश्र धातु अक्सर प्योर मेटल से अधिक मजबूत होती है, जैसे स्टील। ठीक है, आप स्टील को ले लीजिए। स्टील जो है, स्टील को लोहे में कार्बन मिलाकर बनाया जाता है। लोहे में अगर हम कार्बन मिला देंगे तो उसे स्टील का रूप दे दिया जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़ जाती है। फिर बात करें इसके हार्डनेस की। ठीक है, हार्डनेस की, तो अलॉय बना करके हम उस धातु की कठोरता को और अधिक एनहेंस कर सकते हैं, यानी कई मिश्र धातु अधिक कठोर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ब्रॉन्ज यानी कांस्य, कांस्य में जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज जो है उसमें कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, जो कि उसे अधिक कठोर और टिकाऊ बनाता है। फिर बात करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस की। तो कुछ मिश्र धातुएं जंग से बचाव करती हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया। स्टेनलेस स्टील ये क्या करती है, जंग से लोहे को बचाती है। तो जो लोहे में हम क्रोमियम और निकेल मिला करके, लोहे में लोहे में अगर हम क्रोमियम और निकेल मिला करके हम एक तरीके से स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जो कि जंग लगने से बचाता है। फिर बात करते हैं अदर जो भी विशेषता है इसकी। अदर जो भी विशेषता हैं, जैसे मिश्र धातु का उपयोग तापमान सहनशीलता, टेम्परेचर को सहनशील करने की क्षमता प्रोवाइड करवाता है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को एनहेंस करने काम करता है, और भी कई सारे अन्य प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि कैसे मिश्र धातु और उनके कंपोजिशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है स्टील। स्टील का कंपोनेंट कौन सा होता है? आयरन और कार्बन। आयरन कार्बन इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, और ये इसमें निकेल भी मिला देते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यही कि मजबूत और कठोर होते हैं, और इनका यूज़ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और भी मशीनरी में यूज़ किया जाता है। बात करते हैं ब्रॉन्ज की। सेकंड गाइस। सेकंड अलॉय आता है स्टेनलेस स्टील। इसका कंपोजिशन देखें तो यह है क्रोमियम, फेरम और निकेल, यानी क्रोमियम, आयरन और निकेल, इन तीनों से मिलकर के स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यह जंग से यानी कोरोजन से सुरक्षा करता है, मजबूती प्रदान करता है और टिकाऊ होता है। उपयोग की बात करें तो रसोई उपकरण में, चिकित्सा उपकरण में और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का। बात करते हैं सोल्डर की। तो सोल्डर का मेन कंपोजिशन होता है पीबी यानी लेड और टिन। लेड और टिन ये दोनों सोल्डर के कंपोजिशन होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इनकी कि ये लो पिघलने वाली मिश्र धातु है, यानी विद्युत कनेक्शन के लिए एक तरीके से आदर्श का काम करती है। ठीक, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका? सोल्डर का। बात आपने देखा होगा, सोल्डरिंग एक इक्विपमेंट होता है सोल्डरिंग के लिए, तो वहाँ यही होता है इसका कंपोजिशन, जो कि लेड और टिन के कंपोजिशन में होता है। ठीक है, बात करते हैं ब्रॉन्ज की, कांसा की। तो कांसा जो है वो इसमें कॉपर होता है 90% और टिन होता है 10%। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कठोरता देता है और संक्षारण प्रतिरोधी होता है, कोरोजन से रेजिस्टेंस करता है, कोरोजन से बचाता है, और हाई टेम्परेचर पर ये मजबूत होता है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं ब्रास, पीतल। इसका कंपोजिशन होता है कॉपर 30% और जिंक 70%। ठीक, गन मेटल की बात करें तो गन मेटल में कॉपर, जिंक और टिन मिला देते हैं। ठीक है, गन मेटल में कॉपर, जिंक और टिन मिलाते हैं। गन मेटल भी एक तरीके से इसका उपयोग उच्च दबाव और घर्षण के तहत किया जाता है ना। इसका जो मेटल है, गन मेटल का यूज़ कहाँ होता है? बंदूक के पुर्जों में, कंबाइन मशीन के पुर्जों, गियर में आदि में किया जाता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल, इन तीनों का मिश्रण होता है।
गाइज एग्जाम दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित ही ऑटोमेटिकली ये दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सी अलॉय कौन कौन सी धातुओं के मिश्रण से प्राप्त होती है। ठीक, अब बात करें नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन इन तीनों के कंपोजिशन से मिलता है। अगर हम बात करें इसके यूज़ की, तो हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक वायर और अन्य जो भी हाई टेम्परेचर वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, क्योंकि ये तीनों अलॉय मिला करके नाइक्रोम तैयार करते हैं। तो नाइक्रोम कह सकते हैं कि यह हाई टेम्परेचर को कैपेबल कर सकता है। यह विद्युत चालकता और गर्मी सहनशीलता में अच्छा होता है। ठीक, बात करें अभी नेक्स्ट मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का संगठन है यानी कंपोजिशन, ये Mg और एल्यूमिनियम Al, यानी कि कह सकते हैं हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कंपोजिशन होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी कि यह उच्च तापमान पर स्थिरता और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हार्डनेस प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, जिनका यूज़ मैग्नीशियम का यूज़ जो है वो विमान यानी कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में, ठीक है, मोटर वाहन आदि में किया जाता है। ड्यूरेलियम की बात करें, ड्यूरेलियम इसका कंपोजिशन होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कॉपर के साथ। तो यह मिश्र धातु मजबूत होती है, हल्की होती है और जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो इनमें प्रॉपर्टीज होती है। इनमें उच्च शक्ति और कम वजन होता है। हाई तो पावर होती है लेकिन वजन कम होता है। विशेष रूप से ये एक एरोडायनामिक उद्देश्यों के लिए यूज़ की जाती है, जैसे वही विमान निर्माण में, है ना, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में। तो ये यानी मजबूत होनी चाहिए लेकिन कम वजन की होनी चाहिए, तो वहाँ पर हम ड्यूरेलियम का यूज़ करते हैं। बात करते हैं कॉन्स्टेंटन की। कॉन्स्टेंटन का कंपोजिशन कॉपर और निकल से होता है। ठीक है, कॉपर और निकल से। कॉन्स्टेंटन की जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो स्थिर रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी वो स्थिर रहती है, चाहे टेम्परेचर में परिवर्तन हो चाहे ना हो। यह जो एलॉय टेम्परेचर सेंसिटिव जो इक्विपमेंट है और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक आदर्श का काम करती है। कौन से? कॉन्स्टेंटन। यह जो मिश्र धातु है, इसका जो यूज़ है वो थर्मोकपल्स, ठीक है, थर्मोकपल्स और तापमान मापक उपकरण और विद्युत घटकों में किया जाता है। अब आता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर है। रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर है। इसका यूज़ गहने, सिक्कों और अन्य सजावटी सामान में किया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम की मौजूदगी के कारण यह अधिक स्टेबल और जंग प्रतिरोधी होता है, यानी जंग नहीं लगता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट धातु गोल्ड की। तो गोल्ड एक मूल्यवान धातु है जिसका उपयोग गहने, सिक्के, ऑर्नामेंट्स और अन्य जो भी मूल्यवान वस्त्र है उसमें किया जाता है। सोने की जो प्योरिटी है उसको कैरेट में मापते हैं। किसमें? कैरेट में। ठीक है, 24 कैरेट वाला सोना सबसे शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट वाला सोना उसमें अन्य धातुओं का मिश्रण होता है 22 कैरेट में। ठीक है, बात करें इसके कंपोजिशन की 22 कैरेट वाले सोने में, तो इसका जो 22 भाग है, 22 भाग वो तो होता है गोल्ड का, और जो 2 भाग है वो होता है कॉपर और चांदी के मिश्रण का। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो 22 कैरेट सोने में 91.6% ये सोना मिला होता है, और बाकी जो 8.4% है वो धातुएं जैसे कि कॉपर और चांदी मिली होती है। ठीक है, यह मिश्रण सोने को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाता है, जिससे यह गहनों के लिए आदर्श आइडल होता है। ठीक है, यो सोने की जो शुद्धता है वो 24 कैरेट यानी शुद्ध सोना से थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें अन्य धातुओं के मिश्रण से इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्टेबिलिटी वो बढ़ जाती है। इसका यूज़ 22 कैरेट सोना आमतौर पर गहनों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह काफ़ी मजबूत और चमकदार होता है, जिससे गहनों की लंबी उम्र सुनिश्चित होती है। ठीक, अब बात करते हैं अलॉयज़ और उनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो अलॉयज़ जो है यानी कि मिश्र धातुएं, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है, जैसा कि अब मैंने पढ़ा था। तो जो विशेष गुणों के लिए बनाई जाती है, इन गुणों में विद्युत और थर्मल चालकता यानी कह सकते हैं हम कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, और इनकी जो स्ट्रेंथ है और कॉरोजन रेजिस्टेंस ये शामिल होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिविटी की।
कंडक्टिविटी में क्या कह रहा है कि मिश्र धातुएं जिनमें 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलाई जाती हैं अपने संबंधित जो भी रेस्पेक्टिव प्योर मेटल्स की तुलना में कम चालकता रखती हैं, यानी थोड़ा कम जो उनका जो रेस्पेक्टिव मेटल है उनसे कम कंडक्टिविटी होती है। इसका कारण यह है कि जो अलॉय में अलग अलग धातुओं के परमाणु, जो अलग अलग धातुओं के जो एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव को बाधित करते हैं। ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि अपने संबंधित धातु की तुलना में यह कम चालकता रखती है। चालकता होती क्या है कि चालकता का मतलब होता है किसी पदार्थ में विद्युत या गर्मी के प्रवाह की क्षमता। शुद्ध धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये अच्छी गुड कंडक्टर होती हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि आसानी से ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं। जब इन धातुओं को मिश्रित किया जाता है तो मिश्र धातु की संरचना में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ हद तक बाधित हो जाते हैं जिससे कि चालकता में कमी आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन और एनोडाइजिंग की। गैल्वेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं जस्तीकरण और एनोडाइजिंग। ठीक है, ये दोनों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि धातुओं की रक्षा के लिए, उन्हें कोरोजन से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि वो जंग से बच सकें। आइए इन दोनों प्रक्रियाओं को समझते हैं कैसे। फर्स्ट देखते हैं गैल्वेनाइजेशन की। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में जस्तीकरण में जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की परत भौतिक रूप से चढ़ाई जाती है, जो कि आमतौर पर लोहा या स्टील पर चढ़ाई जाती है। किस पर? आयरन आयरन या स्टील पर चढ़ाई जाती है। अच्छा, इस प्रक्रिया में होता कैसे, क्या होता है? इस प्रक्रिया में धातु की सतह पर जिंक की लेयर भौतिक रूप से चढ़ाई जाती है जिससे वह धातु हवा और पानी से संपर्क में आने पर जंग से सुरक्षित रहती है। यूज की बात करें तो गैल्वेनाइजेशन मुख्य रूप से स्टील की संरचनाओं जैसे कि गेट, पाइप, छत की छतरी और बिजली के पोल आदि में उपयोग किया जाता है। जिंक की परत धातु को नमी और ऑक्सीजन से बचाती है जिससे जंग नहीं लगता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की तो भौतिक प्रक्रिया है ये एक, जिसमें जिंक की परत को चढ़ाने के लिए धातु को गर्म जिंक में डुबोया जाता है और उस पर स्प्रे किया जाता है। बात करें एनोडाइजिंग की तो एनोडाइजिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि एनोडाइजिंग एक विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इसके द्वारा किया जाने वाला एक शुद्धिकरण यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इसमें एल्यूमिनियम पर एक ऑक्साइड पर चढ़ाई जाती है। क्या? एल्यूमिनियम पर एक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। कैसे होता है कि इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में डुबोकर उस पर एक मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाई जाती है। यह लेयर बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है और एल्यूमिनियम को जंग और खरोंच से बचाती है। इसके यूजेस की बात करें तो एनोडाइजिंग का उपयोग आमतौर पर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जैसे कि विमान के पुर्जे, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फ़ोन के कवर और अन्य जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। यह प्रोसेस एल्यूमिनियम को एक सुंदर और टिकाऊ रूप देती है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो एनोडाइजिंग से एल्यूमिनियम की सतह पर एक मजबूत ऑक्साइड परत बनती है जो एल्यूमिनियम को अधिक मजबूत और जंग से सुरक्षित रखती है। यह एक विद्युत अपघटन प्रक्रिया होती है जिससे कि एल्यूमिनियम की सतह पर कड़ी परत बनती है। ठीक, तो हमने पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन और एनोडाइजिंग ये दो तरीके से प्रोसेस है। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक की परत को भौतिक रूप से किसी धातु यानी जैसे कि लोहे, स्टील पर चढ़ाया जाता है जिससे कि वह धातु जंग से सुरक्षित हो सके। और एनोडाइजिंग में क्या होता है कि इसमें एल्यूमिनियम पर विद्युत अपघटन द्वारा यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एक मजबूत ऑक्साइड परत चढ़ाई जाती है जो उसे जंग या खरोंच से बचाती है। ठीक, अब बात करते हैं शुद्धतम लोहे का रूप। शुद्धतम लोहे का रूप जो कि कूट लोहा यानी रफ्ट आयरन, यह लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। कौन सा? रफ्ट आयरन लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, कूट लोहा यानी रफ्ट आयरन लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन और अन्य इम्प्योरिटीज होती हैं। इसे लोहे की सबसे शुद्ध अवस्था माना जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में इसमें लगभग 99% क्या होता है? लोहा होता है और बाकी का हिस्सा होता है स्लैग। क्या? स्लैग यानी कि नमक। ठीक, अब बात करें इसकी विशेषताओं की तो यह बहुत मजबूत होता है, जंग से प्रतिरोधी होता है यानी कोरोजन नहीं लगता इसमें, और इसका जो उपयोग है वो दरवाजे, खिड़कियां, रेलिंग आदि में किया जाता है।
रफ्ट आयरन बनाने के लिए लोहे को हाई टेम्परेचर पर पिघला करके उसमें इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है, फिर इसे एक लचीली अवस्था में काम किया जाता है, यानी फ्लेक्सिबल स्टेट जब आ जाती है इसकी तब इस पर काम किया जाता है। तो यह प्रक्रिया उस लोहे को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण धातुओं और उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो कि एग्जाम परस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं। बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह नरम होती है। लिथियम एक नरम धातु है जिसे आसानी से काटा या आकार में बदला जा सकता है। इसकी जो शेप है वो चांदी जैसी होती है, यानी चांदी जैसे दिखता है, चांदी जैसा धातु दिखता है। इसका अगर रंग की बात करें तो ये चांदी जैसा होता है और ये बहुत ही दिखने में आकर्षण लगता है। इसमें लो डेंसिटी होती है, यानी कम घनत्व वाली होती है। लिथियम की घनत्व बहुत ही कम होती है, जिससे कि यह हल्का होता है। हल्का होता है, आपने देखा होगा ग्रुप 1 में यह मिलता है, जो कि हाइड्रोजन से जस्ट नीचे होता है आवर्त सारणी में। ठीक है, लिथियम पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं किसके साथ, यानी कि रिएक्ट विगोरस विथ वाटर, पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, जिससे कि हाइड्रोजन गैस और गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, हवा में यह जंग खाता है। अगर लिथियम है हवा में पड़ा है तो यह जल्दी जंग चढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो सतह है इसके लेयर पर ऑक्साइड की परत बन जाती है। फिर वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है किसको, लिथियम को। लिथियम को कभी कभी वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुर्लभ और महत्वपूर्ण धातु होती है। इसके अगर यूजेस की बात करें तो यूज इसका बैटरियों में किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा लिथियम आयन बैटरीज में, जो कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों में यूज़ होती है ना। फिजिक्स या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एलॉयज़ यानी कि एल्यूमिनियम मिश्र धातु में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि लिथियम का प्रयोग एल्यूमिनियम एलॉयज़ में किया जाता है ताकि उसकी ताकत बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट आता है तपावरोधक हीटर में उपयोगी धातु। कह सकते हैं हम इसे कि मेटल यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट। किसमें? हीटिंग एलिमेंट में। तो कौन कौन सी मेटल्स होती हैं? तो वो होती है नाइक्रोम। नाइक्रोम हीटर कॉइल बनाने में यूज़ किया जाता है। हीटर कॉइल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, किसका? नाइक्रोम का। क्यों? प्रॉपर्टी देखें तो इसका हाई रेजिस्टेंस टू हीट होता है, यानी कि एक तरीके से कितना ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए यह जलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, यानी स्थायित्व होता है। ठीक है, और लंबे समय तक यह कार्य कर सकती है उच्च तापमान पर। और इलेक्ट्रिक प्रतिरोध होता है इसमें, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। इसका इलेक्ट्रिक प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे कि हीटर के कॉइल बनाने में के लिए आदर्श होते हैं। बात करें टंगस्टन की तो टंगस्टन का जो सिंबल है वो डब्ल्यू से इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले वॉल्फ्रामाइट के नाम से जाना जाता था किसको? टंगस्टन को किसके नाम से जाना जाता था? वॉल्फ्रामाइट के नाम से। सबसे अधिक पिघलने वाला बिंदु, अच्छा इसके जो बात करें इसके एटॉमिक नंबर की तो वो होता है 74। कितना? 74। प्रॉपर्टीज की बात करें तो उच्चतम पिघलने वाला बिंदु होता है, नहीं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाईएस्ट होता है किसका? टंगस्टन का पिघलने वाला जो बिंदु है, अगर बात करें इसके उसकी मेल्टिंग पॉइंट की, तो यह 3422 डिग्री होता है, जो किसी भी मेटल का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। इसी कारण यह मेटल उच्च तापमान वाले उपकरणों जैसे कि बल्ब के फिलामेंट और उच्च तापमान वाले हीटरों में उपयोग होती है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो यह मजबूत होती है और तापमान के बढ़ने पर यह अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखती है। ठीक है, यूज़ हमने देख लिया कि बल्ब के फिलामेंट में इसका यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर उच्च तापमान में यह सहन कर सकती है, उच्च तापमान को यह सहन कर सकती है। और एक तरीके से हीटिंग एलिमेंट यानी कि ताप प्रतिरोधक में भी इसका यूज़ होता है। इसकी जो हाई कैपेसिटी है, यानी उच्च जो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी कैपेसिटी के कारण इसे ताप प्रतिरोधक हीटरों में भी यूज़ किया जाता है। कैंसर के लिए जिम्मेदार जल में उपस्थित तत्व कौन सा है? ये होता है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक का उपयोग भी जैसे अगर बात करें तो ये पेस्टिसाइड और कुछ हर्बिसाइड्स यानी विशेष कुछ विरोधी रासायनिक तत्वों में किया जाता है, लेकिन इसके उच्च स्तर की मौजूदगी से जल में अत्यधिक हानिकारक होते हैं। ठीक, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड की और उनकी विशेषताओं की। तो सबसे पहले आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है यह नाइट्रेट मुख्य रूप से नाइट्रिक एसिड से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, और इन्हें जल में घुलने वाले लवण के रूप में पाया जाता है। नाइट्रेट का अधिक सेवन या फिर यूं कहें कि जल में उच्च नाइट्रेट स्तर बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है। किसका? ब्लू बेबी सिंड्रोम का।
यह सिंड्रोम बच्चों में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, जिससे उनके ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और शरीर नीला दिखाई देता है, जिसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, जो कि नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ठीक, बात करते हैं गैलियम की। तो गैलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका जो प्रतीक है वो होता है Ga। ठीक, परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या होती है 31। यह एलईडी और सोलर पैनल जैसे अर्धचालक प्रौद्योगिकी यानी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। गैलियम एक सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग हाई एनर्जी एफिशिएंसी वाली टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। एलईडी यानी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में किया जाता है किसका, गैलियम का यूज। बात करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज भी कहते हैं। यह एक तरीके से नॉर्मल मिनरल है जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, जो कि इसे उच्च तापमान वाले अनुप्रयोग में यूज़ की जाती है। इसके यूज़ की बात करें तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पर हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। ठीक है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, सिरेमिक और कंप्यूटर चिप्स में इसका यूज़ किया जाता है किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक, बात करते हैं पोटाश एलम की। किसकी, पोटाश एलम की। पोटाश एलम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। पोटाश एलम में पोटेशियम, पोटाश एलम में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, वन सेकेंड गाइस, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और सल्फेट आयन यानी SO4-2 ये होते हैं, जिनका अनुपात अगर बात करें किसकी, पोटेशियम की, एल्यूमिनियम की और सल्फेट आयन की, तो इनका जो रेशो होता है वो 1:2 इस रेशो में होते हैं ये। ठीक है, किसमें, पोटाश एलम में। कौन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन। इसके अगर यूज़ की बात करें तो लो प्रतिरोधक यानी कि फ्लेम रिटार्डेशन, ये क्या होता है, पोटाश एलम का यूज़ लो प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। यह आग को फैलने से रोकने में मदद करता है और आग के जोखिम को कम करता है। दूसरा उपयोग जो है कसेला पदार्थ यानी कि एस्ट्रिंजेंट के रूप में होता है। यह त्वचा के ऊतकों यानी कि जो स्किन के टिश्यूज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके संकुचित करने के कारण कसेला पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसे रेजर कट और घावों को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह रक्त स्त्राव को रोकता है और घावों को जल्दी से सुखाता है। कौन, पोटाश एलम। ठीक, बात करें तीसरे अगर इसके उपयोग की, जो मेन उपयोग है इसका वो है मॉर्डेंट के रूप में, यानी कि कपड़ों में रंग स्थिर करने के लिए। ठीक है, पोटाश एलम का यूज़ रंगों को स्थिर यानी स्टेबल करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से कपड़ों में रंग को बनाए रखने और उसे धोने के दौरान रंग को फीका होने से बचने के लिए पोटाश एलम का यूज़ किया जाता है। इसे मॉर्डेंट के रूप में देखा जाता है, किसके रूप में, मॉर्डेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि रंग को कपड़े में स्थिर रखता है। बात करें अब धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया, तो कैल्सिनेशन की बात करते हैं। कैल्सिनेशन सबसे कौन सी प्रक्रिया आती है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बोनेट अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी इस प्रक्रिया से अयस्क में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। CO2 तो निकल जाएगा, ठीक है, केवल क्या रह जाएगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक, अगर हम इसकी जो प्रोसेस की देखें, किसकी, कैल्सिनेशन की, तो इसमें मुख्यतः अयस्क यानी कि जो मुख्यतः कार्बोनेट के रूप में होता है उसे हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जब ये गर्मी के कारण अयस्क में मौजूद जो कार्बोनेट आयन है, कौन से, CO3-2, ये कार्बोनेट आयन जो है इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, तो परिणाम स्वरूप धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो आगे की प्रक्रियाओं में धातु के निष्कर्षण के लिए यानी उन धातु के एक्सट्रैक्शन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला से समझें तो वो कैसे होता है, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, हम क्या क्या बोल सकते हैं इसे, लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्सिनेशन प्रक्रिया यानी कि जैसे हाई गर्मी पर अगर इसे गर्म करेंगे
तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो कैल्सिनेशन का उपयोग मुख्यतः धातु के ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो आगे के जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उनमें हेल्पफुल होता है, जैसे कि जिंक हो गया, लोहा हो गया, इनके निष्कर्षण में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कैल्सिनेशन प्रोसेस में कार्बोनेट अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो देख लेते हैं कि मूर्खों का सोना कौन सा होता है। ये होता है पायराइट। ठीक है, पायराइट, क्योंकि इसकी जो चमक होती है वो सोने जैसी होती है, लेकिन वास्तव में ये सोना होता नहीं है। अगर इसके फॉर्मूला की बात फॉर्मूला पूछे कोई, तो ये होता है FeS2। ठीक है, यानी कि आयरन सल्फाइड। बात करते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, बोरोन। इसे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटलॉइड के बारे में बात की थी। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है बोरोन, तो बोरोन एक प्रकार का मेटलॉइड है जो एक एलिमेंट है और सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग होता है। इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा एटॉमिक नंबर होता है इसका इसका सॉरी, फॉर्मूला की बात करें हम इसके, तो वो होता है बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि एग्जाम पर्सपेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जिप्सम की बात करें, CaSO4.2H2O, इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड रूप होता है कौन, जिप्सम, जिसका उपयोग मुख्य रूप से निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका, जिप्सम का। एक आता है सेलेस्टाइन। ठीक है, इसका सेलेस्टाइन एक खनिज है जिसमें स्ट्रोंशियम सल्फेट होता है। कौन सा, स्ट्रोंशियम सल्फेट होता है। ये SrSO4 स्ट्रोंशियम सल्फेट होता है किसमें, सेलेस्टाइन में। ठीक, जो कि खनिज के स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका यूज़ रंगों और फायरवर्क्स में होता है, यानी पटाखों में इसका यूज़ होता है। फिर आता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। यह एक तरीके से हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट होता है। कौन सा, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, यह चमड़े की चिकित्सा और पानी की यानी कि जो स्किन है, ठीक है, उसकी मेडिकेशन में और पानी की शुद्धता यानी प्योरिटीज ऑफ वाटर में यूज़ किया जाता है। ठीक, बात करते हैं अमलगम की। तो अमलगम में आता है पारा। ठीक है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें पारा किसी अन्य धातु के साथ मिलकर के एक मिश्रण बनाता है। पारा केवल कुछ धातुओं के साथ अमलगम बनाता है, जैसे कि गोल्ड गोल्ड सिल्वर। ठीक है, इन्हीं धातु के साथ पारा अमलगम बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सोने का अमलगम यानी गोल्ड अमलगम, जब पारा सोने के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्ड अमलगम। जब पारा चांदी के साथ मिलकर के एक अलॉय बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर अमलगम। ठीक है, तो विशेषता यह होती है कि पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में होता है, और जब यह किसी अन्य धातु के साथ मिलती है तो यह अमलगम बना लेती है। कुछ मिश्र धातु की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंटन, ये कि कॉपर और निकल का मिश्रण होता है। ठीक है, और ऐसे ही टोलेनाइट जो है वो कोबाल्ट और क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक, तो गाइस ये रहा हमारा कंप्लीट डिटेल थ्योरेटिकल पार्ट जो कि है इस लेक्चर से रिलेटेड। ठीक, ओर्स और एलॉयज़ को अब हम जो हमने पढ़ा है उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हुए और उसके प्रैक्टिस हम करते हैं टेस्ट की फॉर्मेट में, जो कि आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो लोहे का प्रमुख अयस्क हमने पढ़ा था, ये है हेमेटाइट। बॉक्साइट अयस्क किस धातु का स्रोत है। तो बॉक्साइट आते ही आपको एल्यूमिनियम टिक करना है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। किस मिश्र धातु में तांबा यानी कॉपर और जिंक का संयोजन होता है। कॉपर और जिंक ये किससे मतलब क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पीतल यानी ब्रास। गैलेना किस धातु का अयस्क है। गैलेना सीसा धातु का अयस्क है। ठीक है, यानी कि सीसा जो लेड को प्राप्त किया जाता है किससे, गैलेना ओर से। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु तांबा और टिन का संयोजन है। कॉपर और टिन,
ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, ये बनाती है ब्रॉन्ज। ठीक। लोहा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। गैलेना तो नहीं, गैलेना से तो लेड मिलता है, हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है कौन सा, लोहा। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक। पीट जो है वो कोल का। तो अब बात करते हैं किस अयस्क में नाइट्रेट का उच्चतम स्तर होता है, तो ये है निट्रेट। निट्रेट में नाइट्रेट का उच्चतम स्तर होता है, यानी HNO3 का। ठीक। चांदी के प्रमुख अयस्क में कौन सा है, तो चांदी का प्रमुख अयस्क है कौन सा, अर्जेंटाइट। गैलेना गैलेना लेड का है, हेमेटाइट आयरन का है, अर्जेंटाइट चांदी का है। ठीक है, चांदी का। और लोहा हेमेटाइट, लोहा जो है वो हेमेटाइट से निकलता है, हेमेटाइट अयस्क है लोहे का। ठीक। अगर हम बात करें बॉक्साइट के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बॉक्साइट के निष्कर्षण में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। जो कि हमने देखा कि ये बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, और एल्यूमिनियम धातु आते ही हमें पता लग जाएगा कि यह एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, जो कि बिल्कुल ऊपर होता है। ठीक है, तो यह जो 5 हमने पढ़े थे कौन कौन से, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, इनके जो 4-5 जो भी हैं, इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो विद्युत अपघटन द्वारा होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की हमने व्याख्या भी इस लेक्चर में बहुत डिटेल में की है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, और इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में बॉक्साइट अयस्क का यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबा, जिंक और टिन, यानी कॉपर, जिंक और टिन, इनसे बनी होती है, ये होती है ब्रोंज। किस अयस्क का उपयोग शीशे के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, यह है गैलेना। तांबे की प्रमुख मिश्र धातु कौन सी है, यह है ब्रास, पीतल। सांद्रित धातु अयस्कों से क्या प्राप्त होता है, यानी कि व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड मेटल ओर्स, तो हमें मिलता है क्या, मेटल, धातु मिलता है हमें। ठीक है, किससे, सांद्रित धातु अयस्कों से। गाइज ये सारे क्वेश्चन आप, मुझे लग रहा है कि आप कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने चैनल इस लेक्चर को काफ़ी कॉन्सेंट्रेटली देखा होगा, इसे समझा होगा, तो मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डीपली मैंने आपको बताया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चंस उन कंसेप्ट पर आधारित होंगे। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आयरन ऑक्साइड का अयस्क कौन सा है, तो ये है हेमेटाइट। ठीक। सोडियम के प्रमुख अयस्क में से कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम का मेन ओर है। तांबा और जिंक के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तांबा और जिंक के मिश्रण को ब्रास कहा जाता है, पीतल कहा जाता है। किस अयस्क का उपयोग सिलिकॉन के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, यह है सिलिका। तो साथियों, इस लेक्चर को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट क्वालिटी कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हर लेक्चर को आपको फोकस्ड और एफिशिएंट प्रिपरेशन देने में मदद करें। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।